1920 तक आते आते अब यहाँ महात्मा गांधी के पास कई मुद्दे हैं एक और मूवमेंट शुरू करने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, बट इसी के साथ एक और मुद्दा जुड़ गया। अभी अभी 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था, जिसमें ऑटोमन टर्किश एम्पायर ने जर्मनी को सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन ब्रिटिशर्स और उसका जो अलायंस था वो इस युद्ध में जीत गया और ब्रिटेन ने यहाँ ऑटोमन टर्किश एम्पायर को एक तरीके से पनिश किया। ऑटोमन टर्किश एम्पायर का राजा होता था, जो राजा था ये यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम्स के लिए रिलीजियस हेड भी माना जाता था। इसे खलीफा कहते थे। खलीफा को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है और पूरे दुनिया भर में सुन्नी मुस्लिम्स भड़क गए हैं। शुरुआत होती है 9 जनवरी 1915 से, जहां पर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आ रहे हैं अपने साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर। इस एक्सपीरियंस में आप देखेंगे कि उन्होंने ये जाना कि कैसे मास मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, जनता आम पब्लिक को उस मूवमेंट में शामिल करना कितना ज़रूरी है, और उस मास मूवमेंट में जो जनता आएगी उसकी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करेगी। यानी कि इस पूरे समाज के हर तबके से जब एक रिप्रेजेंटेटिव होगा तभी हम यहाँ ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे। एक्सपीरियंस तो वो लेकर आए ही हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ वो यहाँ पर चाहते हैं कि पहले भारत के लोग मूवमेंट से भी पहले सत्याग्रह को समझे कि आखिर सत्याग्रह क्या है। इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले कोचरब आश्रम की शुरुआत की। कोचरब आश्रम में बहुत सारे लोग यहाँ गांधी जी को विजिट करते थे जानने के लिए उनके साउथ अफ्रीका के एक्सपीरियंसेस, और उसके बाद उन्होंने शुरुआत की साबरमती आश्रम की भी सेम पर्पस के लिए। गांधी जी के भारत में इनिशियल इवेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो कि बिहार में है, जहां पर इंडिगो की खेती करने वाले किसान इंडिगो प्लांटर्स से बहुत ज़्यादा निराश थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने यहाँ पर इन फार्मर्स की हेल्प की और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने भी यहाँ पे सपोर्ट दिया, जिसके वजह से इंडिगो प्लांटर्स जो है उनको दोषी ठहराया गया। आगे बढ़ते हुए जब हम 1918 में पहुंचते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं अहमदाबाद मील स्ट्राइक। अहमदाबाद के वर्कर्स किस तरीके से अपने मील ओनर्स से परेशान थे, ना उन्हें प्लेग बोनस मिल रहा था और ना ही यहाँ पर उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही थी। यहाँ पर भी महात्मा गांधी पहुँचे और उन्होंने वर्कर्स के साथ मिलकर की हंगर स्ट्राइक। ये भी सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर मील ओनर्स जो थे वो 33% सैलरी राइज के लिए तैयार हो गए। इसी तरीके से एक बार उन्हें फिर बुलावा आया खेड़ा गुजरात में, जहां पर किसान जो हैं वो फेमाइन लाइक सिचुएशन से ग्रस्त थे, लेकिन ब्रिटिशर्स यहां पर फिर भी टैक्स माफ नहीं कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात भी यहीं पर महात्मा गांधी से हुई। इस खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल में भी फिर से महात्मा गांधी सक्सेसफुल हुए। तो यहाँ शुरू में महात्मा गांधी के जो ये इवेंट्स हैं इसमें आप देखेंगे कि कैसे वो सक्सेसफुल हो रहे थे और जनता के बीच में वो पॉपुलर होते जा रहे थे। इसी बीच आप भारत में 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते हुए देखते हैं और इसी के साथ रॉलेट एक्ट भी, जिसके तहत यहाँ पर किसी को भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ शक के बलबूते पर अरेस्ट किया जा सकता था। महात्मा गांधी ने 1919 में तय किया कि वो पहला ऑल इंडिया मूवमेंट शुरू करेंगे जो कि होगा डिसओबे मूवमेंट। ये जो डिसओबे मूवमेंट है ये एक प्रकार का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होगा, जिसमें यहाँ पर ब्रिटिशर्स के जो लॉज हैं उनको ब्रेक किया जाएगा, डिसओबे किया जाएगा। इसमें आप यहाँ क्या देखते हैं, डिसओबे मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसके अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा ही कुछ पंजाब में भी देखा गया। पंजाब में यहाँ पर लोग रॉलेट एक्ट के तहत अरेस्ट होने वाले सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो है उनके खिलाफ, उस अरेस्ट के खिलाफ यहाँ पर कैंपेन कर रहे थे, पीसफुल तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कहाँ? अमृतसर के जलियांवाला बाग में। लेकिन वहाँ के सेना के लीडर जनरल डायर ने यहाँ पर जलियांवाला बाग में एंटर होके अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और महात्मा गांधी को अपना डिसओबे मूवमेंट वापस लेना पड़ा। 1920 तक आते आते अब यहाँ महात्मा गांधी के पास कई मुद्दे हैं एक और मूवमेंट शुरू करने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, बट इसी के साथ एक और मुद्दा जुड़ गया। अभी अभी 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था, जिसमें
ऑटोमन टर्किश एम्पायर ने जर्मनी को सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन ब्रिटिशर्स और उसका जो अलायंस था वो इस युद्ध में जीत गया और ब्रिटेन ने यहाँ ऑटोमन टर्किश एम्पायर को एक तरीके से पनिश किया। ऑटोमन टर्किश एम्पायर का राजा होता था। यह जो राजा था ये यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम्स के लिए रिलीजियस हेड भी माना जाता था। इसे खलीफा कहते थे। खलीफा को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है और पूरे दुनिया भर में सुन्नी मुस्लिम्स भड़क गए हैं। ऐसा ही एक रिजल्ट आपको भारत में भी देखने को मिलेगा। मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आप देखेंगे कि वो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ये जो खिलाफत आंदोलन है ये ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स के खिलाफ है। उनकी डिमांड है कि खलीफा को रिस्टोर किया जाए और इसी मुद्दे को महात्मा गांधी भी सपोर्ट करते हैं और खिलाफत आंदोलन के बिल्कुल पैरेलल अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट करते हैं, ठीक 1920 में। तो इसके 3 मुद्दे हैं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, रॉलेट एक्ट और खलीफा। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पहली बार कांग्रेस में स्ट्रक्चरल चेंज आया था। कांग्रेस ने जब भी पहले मुद्दे उठाए तो उन्होंने कभी भी मासेस को इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन इस बार मासेस के साथ वो कनेक्ट हो पाए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब हुआ कि हम यहाँ पर ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। मतलब अगर आप ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरू किए गए कोर्ट में एक लॉयर हैं तो आप यहाँ पर काम करने नहीं जाएंगे। आप ब्रिटिशर्स के द्वारा खोले गए किसी स्कूल में स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पढ़ाई नहीं करने जाएंगे। या फिर आप यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं तो आप काउंसिल्स की मीटिंग में नहीं जाएंगे। यानी यू आर नॉट रेडी टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यही है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी ने यहाँ पर जनता को कहा कि अगर आप सत्याग्रह फॉलो करेंगे तो 1 साल के भीतर हमें यहाँ पर स्वराज यानी कि भारत की आज़ादी मिल जाएगी। लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए, सत्याग्रह फॉलो करने लग गए। यहाँ पर विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया कि कितना भी ब्रिटिशर्स की तरफ से अटैक आए हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम मजबूती से उसका सामना करेंगे, हम वॉयलेंस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे। अब महात्मा गांधी को लगभग 1920 में ये शुरू हुआ है और 1922 में फाइनली वो यहाँ पर तय करते हैं कि अब हमें इस को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। थोड़ा सा फर्क जानने की कोशिश कीजिएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मेजरली वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिश सरकार से जुड़े हैं। उनके अंडर क्लर्क हैं, लॉयर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जैसे ही हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सिविल डिसोबीडियंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो भारत का हर व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यहाँ पे जो भी लॉज ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए हैं उन्हें डिसोबे करना है। यानी कि मान लीजिए जंगल में जाना अलाउड नहीं है तो आप जंगल में जा रहे हैं, सॉल्ट बनाना अलाउड नहीं है तो आप नमक बना रहे हैं। तो वो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तैयारी भी हो गई थी, लेकिन 1922 में फरवरी के महीने में ऐसी घटना घटी जिसके वजह से सब खराब हुआ, और वो है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा एक जगह यूपी में, लोग पेड़ के नीचे बहुत ही आराम से पीसफुली यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस वाले आए और उन्होंने गोलियां चला दी। अब 2 साल से गांधी जी के कहने पर वो सारा गुस्सा ये लोग दबाए हुए हैं, लेकिन अब जब सामने से गोली चली तो वो गुस्सा वोल्केनो की तरफ फटा, ज्वालामुखी की तरफ फटा, और यहाँ पे चौरी चौरा में जो पुलिस थाना था उसको वहाँ के आम जनता के द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। महात्मा गांधी को समझ आ गया था कि अब ट्रू स्पिरिट की ज़रूरत है, अब ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि सभी के अंदर वो गुस्सा भरा है और एक जगह जहाँ पर हिंसा जो भड़की है वो हिंसा और भी जगहों पे भड़क सकती है। इस वजह से महात्मा गांधी ने यहाँ पर 1922 में फरवरी में एक तरीके से पूरा का पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो रद्द कर दिया, और 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। अब वो अगले 6 वर्ष तक
आपको यहाँ पर एक्टिव पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आएंगे। अब आता है 1928, जहाँ पर महात्मा गांधी एक बार फिर से पिक्चर में आ गए हैं। कहाँ? बरदौली सत्याग्रह में। बरदौली में यहाँ पर किसानों से जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था उसको कम करने की मांग हो रही थी। इस सत्याग्रह में गांधी जी के साथ आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल भी मिलेंगे। ये वही सत्याग्रह है जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बरदौली की महिलाओं ने सरदार का टाइटल दिया था। 1928 में एक सेशन यहाँ पर कांग्रेस का हो रहा है जिसे हम कैलकटा सेशन कहते हैं। ये कैलकटा सेशन साइमन कमेटी के खिलाफ जो विद्रोह हो रहा था और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो यहाँ पर हमें चैलेंज दिया गया था कि तुम इतना अगर स्वराज की ही मांग करते रहते हो तो क्या तुम में से किसी में भी हिम्मत है कि तुम एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी कर सको जिसके ऊपर सब अग्री कर सके। इस पर मोतीलाल नेहरू ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। इसी नेहरू रिपोर्ट को यहाँ पर आप देखेंगे कि 1928 के कैलकटा सेशन में कांग्रेस के सामने रखा गया। इस नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात थी। इस नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेटस के आइडिया को कांग्रेस के यंग नेता एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि हमें पूर्ण स्वराज को मांग करनी चाहिए, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि वैसे तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर इंडियनाइज कर दिया जाएगा, लेकिन इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट है वो अब भी ब्रिटिश क्राउन होगा और उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वाइस रॉय भी ब्रिटिश होगा जो भारत में रहेगा। लेकिन पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, ब्रिटिशर से पूरी तरह से कटना। अब ये पूर्ण स्वराज की जो मांग है ये यहाँ पर यंग लीडर्स इसको पुश कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़े से उम्र दराज लीडर्स हैं वो अभी भी डोमिनियन स्टेटस पर ही टिके हुए हैं। समझौता हुआ। समझौता कुछ ऐसा हुआ कि अगर 1 साल के भीतर ब्रिटिशर्स यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस देने से इनकार कर देते हैं, डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हैं ठीक 1 साल के भीतर, तो 1 साल बाद डोमिनियन स्टेटस की डिमांड जो है उसको ख़त्म और पूर्ण स्वराज की डिमांड को पेश किया जाएगा। यही हुआ ठीक 1 साल बाद 1929 के लाहौर सेशन में। इस लाहौर सेशन में यहाँ पे पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो हैं वो एक बार फिर से कांग्रेस के साथ काम करना शुरू करेंगे। इस 1929 के लाहौर सेशन में ये भी कहा गया था कि हम 26 जनवरी 1930 डेट फिक्स कर रहे हैं और 26 जनवरी 1930 तक आते आते ब्रिटिशर्स को यहाँ भारत को आज़ाद करना पड़ेगा, क्योंकि इस दिन हम यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अफसोस 26 जनवरी 1930 आया लेकिन कुछ नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसी तरीके से जब यहाँ पर यंग लीडर्स जो है वो हताश होते हुए नजर आए तो महात्मा गांधी ने एक बार फिर से कमान संभाली। 31 जनवरी 1930 को वो ब्रिटिशर्स के सामने 11 डिमांड्स पेश करते हैं और अल्टीमेटम भी देते हैं कि अगर इन 11 डिमांड्स को नहीं माना गया तो वो ऑल इंडिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। क्या थी ये 11 डिमांड्स? कुछ जनरल इंटरेस्ट की डिमांड थी, जैसे कि आर्मी और सिविल सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा है उसे कम कर दिया जाए, शराब की बिक्री को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि CID जो है उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाए जाए, आर्म्स एक्ट जो कि यहाँ पर इंडियंस को हथियार रखने से रोकता है उसमें बदलाव लाया जाए, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिन्होंने किसी तरह का वायलेंस नहीं किया उसके बाद भी अरेस्ट किया गया उन्हें रिलीज किया जाए, पोस्टल रिजर्वेशन बिल जो कि यहाँ पर पोस्टेज स्टैम्प्स के कीमत को कम करता है उसे एक्सेप्ट किया जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पे रुपी स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज रेशियो है उसे कम किया जाए। भारत में जो इंडिजीनियस ट्रेडर्स टेक्सटाइल प्रोडक्शन करते हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए और उन्हें भी यहाँ पर कुछ पोर्ट्स दिए जाए जहाँ से वो व्यापार कर सके। इसी के साथ साथ लैंड रेवेन्यू में 50% रिडक्शन होना चाहिए और सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स है उसे भी अबॉलिश किया जाना चाहिए। पॉइंट ये है कि क्या इन डिमांड्स को माना गया? नहीं। इसीलिए गांधी जी यहाँ पर फाइनली 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, जिसकी शुरुआत 12 मार्च को हो रही है डांडी मार्च के साथ, यानी कि सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के साथ। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हर जगह कवर किया गया, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने इसे कवर किया और सराहना भी हुई।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समय के साथ इतना पॉपुलर होता जा रहा था कि इस समय के भारत के वाइसरॉय अरविंद के ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगा इंडिया में महात्मा गांधी जो हैं उनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए। फाइनली अरविंद जो थे उन्होंने चुप्पी यहाँ पे छोड़ी एंड यू विल फाइंड कि वो महात्मा गांधी के साथ गांधी अरविंद पैक्ट साइन करते हैं, जहाँ पर अरविंद की डिमांड थी कि महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अभी रद्द करें और इसके बाद यहाँ पर जो साइमन कमेटी है उसके द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है, इन रिपोर्ट्स के ऊपर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में चर्चा हो रही है उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा बने। लेकिन गांधी जी की क्या डिमांड्स थी? वो सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिन्होंने कोई वॉयलेंस नहीं किया था उन्हें रिहा कर दिया जाए। यहाँ पर जो भी ज़मीनें इस मूवमेंट के दौरान लोगों की जब्त कर ली गई और उसे थर्ड पार्टी को बेच दिया गया है उन्हें वापस लौटाया जाए। यहाँ पर नमक जो है वो पर्सनल कंजप्शन के लिए एटलीस्ट प्रोड्यूस करने के राइट्स दिए जाएं। पीसफुली शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन जो है वो अलाउ किया जाए। जितने भी इमरजेंसी ऑर्डिनेंस इस दौरान पास किए गए थे उन्हें भी विड्रॉ किया जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पर पुलिस जो है उसकी जो पावर्स हैं उनमें लिमिटेशंस लगाई जाए और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो है उन्हें जो फांसी की सज़ा दी गई है उसे कम करके आजीवन कारावास में बदला जाए। अब यहाँ पर महात्मा गांधी की मेजॉरिटी डिमांड्स को तो मान लिया गया, लेकिन आखिरी दो डिमांड्स यानी कि पुलिस की जो पावर है उस पर लिमिटेशन लगाना और शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो है उनकी फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलना, इसे अरविंद ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर भी गांधी अरविंद पैक्ट यहाँ पर साइन ज़रूर हुआ और गांधी जी के इस पैक्ट को साइन करने की वजह से बहुत सारे लोग पर्टिकुलरली यंगस्टर्स ने उनका विरोध किया। गांधी जी ने तो ये पैक्ट साइन कर लिया है लेकिन इसका एंडोर्समेंट तो कांग्रेस को करना पड़ेगा, इसीलिए आप यहाँ कराची सेशन होते हैं देखते हैं। कराची सेशन 29 मार्च 1931 को हो रहा है, ठीक 6 दिन बाद जब शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सज़ा हुई। इस पूरे जर्नी में कराची सेशन तक पहुंचने तक महात्मा गांधी को रोड पर यंग बच्चों ने काले झंडे दिखाए अपना विरोध दर्शाने के लिए। गांधी जी का ये जो पैक्ट था इसको कांग्रेस के द्वारा एंडोर्स किया गया और महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड भी गए, लेकिन वहाँ पर कोई एज सच रिजल्ट आपको आता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जाकर अपने आप को इंडियंस का रिप्रेजेंटेटिव बताया। बट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से बहुत से दूसरे ग्रुप्स जो है वो नाराज़ हो गए, जैसे कि मुस्लिम लीग, जिनका कहना था कि नहीं, मुस्लिम्स के हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप सिर्फ अपने आप को कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव बताइए। महात्मा गांधी को समझ आ गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कुछ होने नहीं वाला। वो वापस आते हैं, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत का वाइसरॉय बदल चुका है। अब आ गया है वेलिंगटन, जो कि ऐसा करने पर महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लेता है। आप देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 तक आते आते ऑफिशियली यहाँ पर विड्रॉ कर लिया गया। हम पहुँच गए हैं 1939। गांधी जी जेल से बाहर हैं और इस समय वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करने से रेसिस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है उनके ऊपर पूरा प्रेशर है भारतीयों को इस वॉर में शामिल करने का। हम यहाँ पर पाएंगे कि कैसे 1942 तक आते आते इस वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की एंट्री हो गई। अब डर ये था कि जापान अगर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन करता है तो वो इंडिया को भी कैप्चर कर लेगा। जापान के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है और अमेरिका अब ब्रिटेन पर प्रेशर बना रहा है कि कैसे भी करके इंडियंस को इस वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करवाओ। अब यहाँ इस प्रेशर में ब्रिटिशर्स ऑफर पे ऑफर इंडियंस को देते जा रहे हैं और उसी में से एक था क्रिप्स मिशन। सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आए एक ऑफर लेकर। इस ऑफर में डोमिनियन स्टेटस था जो कि ब्रिटिशर्स इंडिया को देने को तैयार हैं, लेकिन जब तक वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है तब तक इंडिया का जो डिफेंस है वो पूरी तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में होगा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में मदद करेंगे, लेकिन आपको याद ही होगा कि हम यहाँ पर ऑलरेडी डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को पीछे छोड़ चुके हैं। हमारी डिमांड अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस है
क्रिप्स मिशन फेल हुआ, ये ऑफर इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। इतने सारे ऑफर से इंडियंस को भी उम्मीद थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसीलिए आप यहाँ पर 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होते देखेंगे। इस मूवमेंट की पूरी तैयारी महात्मा गांधी ने की। शुरू होने वाला था 10 अगस्त 1942 को, लेकिन ठीक एक दिन पहले यहाँ पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता इंक्लूडिंग महात्मा गांधी को ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, एक प्रिकॉशनरी स्टेप के रूप में। बट उसके बावजूद भी ये मूवमेंट हुआ और इस मूवमेंट को लीड किया आम जनता ने। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद यहाँ पर कोई मेजर मूवमेंट ऐसा नहीं आएगा जो गांधी जी के द्वारा यहाँ पर लीड किया गया है। लेकिन स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ 1947 में आप भारत को आज़ाद होते देखेंगे। देयर आर मल्टीपल इवेंट्स। इस पूरी वीडियो का मकसद इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में फिट करना था, पर्टिकुलरली वो इवेंट्स जो कि यहाँ महात्मा गांधी के द्वारा लीड किए गए हैं। आई होप आपको ये एफर्ट पसंद आया हो। अगर ऐसे ही कुछ और भी इवेंट्स हैं हिस्ट्री के जिन्हें आप प्रॉपर स्टोरी फॉर्मेट में क्रोनोलॉजी में समझना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अब अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर, सभी ऑल यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसे ज़रूर अवेल करें एंड रेफरल कोड यूज़ करें ARTI 1702। थैंक यू।